बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फिनोमिनन जिनमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं, आइसोमेरिज्म कहलाता है। इस तरह के कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ होते हैं आइसोमर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस की दो वजूहात होती हैं, या तो ये कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो या एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो। आइसोमर्स एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ होते हैं। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके अराइज होने की रीज़न ये होती है कि मॉलिक्यूल में एटम्स मुख्तलिफ तरीके से बॉन्डेड होते हैं, और दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि अराइज होता है स्पेस में एटम्स की ओरिएंटेशन के मुख्तलिफ होने से। पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। इस तरह के आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म से इस तरह से मुख्तलिफ है कि यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते और ना ही ये देखते हैं कि स्पेस में उसके एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। हम इन तमाम टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग ऑर्डर चेंज होने से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल्स में पहले हमारे पास ब्यूटेन आता है, C4H10। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक वो जिसमें कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं और इससे हमारे पास बन गया N-ब्यूटेन, और दूसरा वो जिसमें एक ब्रांचिंग आ गई और इससे हमारे पास आइसोब्यूटेन बन गया। इसी तरह से पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। इसके लिए 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं: स्ट्रेट चेन जिससे N पेंटेन बन गया, एक ब्रांचिंग के साथ 2-मिथाइल ब्यूटेन जिसको हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं, और 2 ब्रांचिंग के साथ 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन जिसे हम नियोपेंटेन भी कहते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अराइज होने की रीज़न ये है कि कार्बन चेन पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर जाती है। मिसाल के तौर पे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक ये जिसमें ब्रोमो ग्रुप पहले कार्बन के साथ अटैच्ड है एंड इट इज़ मेकिंग 1 ब्रोमोब्यूटेन, और दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें ये सेकेंड कार्बन पर अटैच होकर 2 ब्रोमोब्यूटेन बना रहा है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए भी दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक वो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले कार्बन पर अटैच होकर एन प्रोपाइल अल्कोहल बना रहा है, इसका आईयूपैक नेम होगा 1-प्रोपेनॉल, और दूसरा वो जहां पर ये सेकेंड कार्बन पर अटैच होकर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना रहा है, इसका आईयूपैक नेम है 2-प्रोपेनॉल। फंक्शनल ग्रुप की टाइप चेंज होने से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जो कि आपस में फंक्शनल ग्रुप की नेचर के चेंज होने से डिफर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कीटोन है जबकि यहाँ पर एक एल्डिहाइड है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास एक कार्बोक्सिल एसिड भी बन सकता है और एक एस्टर भी बन सकता है। मेटामेरिज्म तब अराइज होता है जबकि फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाए। मिसाल के तौर पे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए नोट कीजिए, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन और 3 कार्बन अरेंज्ड हैं अराउंड दिस फंक्शनल ग्रुप, जबकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गई है। इसी तरह से इस केस में कार्बन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आइसोमर्स अराइज होते हैं दे आर कॉल्ड मेटामर्स। टॉटोमेरिज्म में एक कंपाउंड एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं। ये डिफरेंस एक प्रोटॉन की पोजीशन के चेंज होने की वजह से होता है। इस तरह के प्रोटॉन को हम कहते हैं मोबाइल हाइड्रोजन। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड एक वक्त में इन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम विच इज कॉल्ड मोबाइल हाइड्रोजन। ये इसकी कीटो फॉर्म है क्योंकि इसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है।
ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है और तब डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकती हैं। दिस इज इनोल फॉर्म बिकॉज इट इज हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज वेल एज अ डबल बॉन्ड। आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस तरह के आइसोमेरिज्म के अराइज होने की रीज़न होती है स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स की डिफरेंट अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन। दूसरे अल्फाज में स्टीरियो आइसोमर्स का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन 3 डायमेंशंस में उनके एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। 3 डायमेंशन में एटम्स की अरेंजमेंट किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे वो पहचाना जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पहली टाइप है ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म बॉन्ड्स की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज होता है। पहले हम ये देखते हैं कि फ्री रोटेशन क्या होती है और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है। एल्केन्स में तमाम बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और इनकी फ्री रोटेशन की वजह से उन ग्रुप्स की पोजीशन जो कि इनके साथ अटैच्ड होते हैं चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे ईथेन का केस कंसीडर कीजिए। ईथेन में सारे के सारे एटम्स जो कि कार्बन्स के साथ अटैच्ड हैं, दे आर हाइड्रोजन एटम्स। 3 यहाँ पर अटैच्ड हैं, 3 यहाँ पे अटैच्ड हैं। डिफ्रेंसिएशन के लिए इनके कलर्स मुख्तलिफ कर दिए गए, अदरवाइज तमाम हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल हैं। What is the effect of free rotation of कार्बन-कार्बन बॉन्ड? जब कार्बन-कार्बन बॉन्ड रोटेट करेगा तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ पे चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, और ये ब्लू वाला रेड की जगह पर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। अगर कार्बन एटम्स के साथ लार्ज ग्रुप्स अटैच्ड हों तो वो इस इफेक्ट को ज़्यादा ऑब्वियस कर देंगे, लेकिन पाई बॉन्ड की प्रेजेंस में इस तरह की रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम कार्ड्स और नेल्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 2 कार्ड्स को एक नेल से अटैच कर दें तो यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इनिशियली अगर कार्ड यहाँ पर था तो रोटेट करके वो यहाँ पे आ गया, फर्दर रोटेट करने से ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। इट मीन्स द कार्ड कैन रोटेट फ्रीली। इस केस में क्या है, दोनों कार्ड्स को 2 नेल्स की हेल्प से ज्वाइन किया गया है, जिसकी वजह से कार्ड्स फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। अब इनकी पोजीशंस हो गई हैं फिक्स्ड। हम कार्ड्स और नेल्स की एग्जांपल्स को यूज करते हुए फ्री और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का डिफरेंस समझ चुके हैं। एल्कीन्स में वो कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं sp2 हिब्रिडाइज्ड होते हैं। इस बात का ये मतलब है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हर कार्बन एटम के ऊपर एक p ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड रह जाता है। अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप के थ्रू एक पाई बॉन्ड बनाते हैं जो कि रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि वो ग्रुप्स या एटम्स डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं, उनकी पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं, और इससे जिस तरह का आइसोमेरिज्म अराइज होता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जिस तरह से हम 2-ब्यूटीन के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशंस फिक्स हो चुकी हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, वो जिनमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, दे आर कॉल्ड सिस आइसोमर्स, जैसा कि सिस 2-ब्यूटीन। यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, और वो जिनमें आइडेंटिकल या सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स, जैसा कि ट्रांस 2-ब्यूटीन। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल है क्योंकि एटम्स या ग्रुप की स्पेस में ओरिएंटेशन डिफर करती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट सिस आइसोमर इनटू ट्रांस और वाइस वर्सा।
It is possible, but for that purpose, first pi bond has to be broken. चूंकि इस ब्रेकिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए या तो एल्कीन्स लाइट एब्जॉर्ब करती हैं या हीट जो कि अबाउट 62 किलो कैलोरीज पर मोल होती है एब्जॉर्ब करती हैं। इसके नतीजे में पाई बॉन्ड टूट जाता है। पाई बॉन्ड के टूट जाने की वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे सिस 2 ब्यूटीन को हीट प्रोवाइड की जाए तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर हम p ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। ये मुमकिन है कि इसकी फ्री रोटेशन हो और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन यहाँ से यहाँ पे चली जाए। कूलिंग पर अगर तो आइसोमर इस पोजीशन पर है तो वो दोबारा से सिस 2 ब्यूटीन बना देगा, और अगर वो इस पोजीशन में है then it will make trans 2 butene. Therefore we will be getting a mixture of cis and trans isomers. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की दो टाइप्स पॉसिबल हैं, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। जब आइडेंटिकल या सिमिलर ग्रुप एक साइड पे प्रेजेंट होते हैं तो बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं। इसके नतीजे में सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जबकि अपोजिट साइड पे होने की सूरत में उनकी रिपल्शन कम होती है, जो कि सिस्टम को ज्यादा स्टेबल कर देती है। यही वजह है कि ट्रांस आइसोमर्स सिस आइसोमर्स की निस्बत ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने ये देखा कि ट्रांस आइसोमर्स सिस आइसोमर्स की निस्बत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांस आइसोमर्स की रिएक्टिविटी सिस आइसोमर्स की निस्बत कम है। इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसी तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे सिस 2 ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने की वजह से हम फिजिकल टेक्निक्स जैसा कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह को यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन को सेपरेट करने के लिए हम इनके मिक्सचर को बॉयल करेंगे। ट्रांस 2 ब्यूटीन 1 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से सिस 2 ब्यूटीन की बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर हमने ये नोट किया कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तमाम एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। इसके लिए दो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है। पहला तो ये कि बॉन्ड की रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कि तमाम एल्कीन्स में होती है। हम इस कंडीशन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन जो कि डिसाइडिंग होती है वो ये कि डबल बॉन्ड बनाने वाले हर कार्बन एटम को दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होना चाहिए। हम दूसरी कंडीशन को एलैबोरेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहली एग्जांपल है प्रोपीन की। प्रोपीन में चूंकि इस कार्बन एटम के साथ आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड हैं, देयरफॉर cis and trans positions are not possible. That's why propene doesn't exhibit geometrical isomerism. प्रोपीन के बाद अगली एग्जांपल आती है 3हेक्सीन की। 3हेक्सीन में डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन एटम्स दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हैं। Ethyl group can be on same site producing cis 3hexene, or they can be on different sites. As a result, we will be getting trans 3hexene. इसका मतलब ये हुआ कि 3हेक्सीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तीसरी एग्जांपल है ब्यूटीन डाइओइक एसिड की। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने वाला हर कार्बन एटम दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, which can be on same site. Therefore, we get cis butene dioic acid, which is also called malic acid, or they can be attached on opposite side, producing trans butene dioic acid or fumaric acid. ये आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफर करती हैं। फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 135 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड का 287 डिग्री सेल्सियस है।
हमने ये देखा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। साइक्लोएल्केन्स में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि रोटेशन का ये मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रिंग टूट जाएगी। ये याद रखिएगा कि साइक्लोएल्केन्स में सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए साइक्लोएल्केन्स को सेकेंड कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ये आप गेस कीजिए कि क्यों। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। एक है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन जिसमें एक कार्बन एटम के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। दूसरा केस है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ टू डिफरेंट ग्रुप्स के अटैच्ड होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इस तरह से हमारे पास 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के लिए दो आइसोमर्स आते हैं। सिस आइसोमर जिसमें मिथाइल ग्रुप सेम साइड ऑफ द रिंग पे हैं और ट्रांस आइसोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिंग है। ये ब्रोकन लाइन शो कर रही है द अदर साइड ऑफ द रिंग।